हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो इस लेक्चर में हिंदी व्याकरण में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण ये टॉपिक, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। हमने ये जाना भाषा क्या होती है, लिपि क्या है, और आज हम व्याकरण जानेंगे। तो भाषा क्या होती है? जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने भावों को या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो भाषा होती है। भाषा कहाँ से आई, भाषा क्या है, ये सब हम आगे जानेंगे। यहाँ भाषा के दो रूप आपने पढ़े, मौखिक और लिखित। हम अपने विचारों को दूसरों तक या तो बोल करके या सुन करके या फिर लिखित रूप में, या तो हम लिख करके या पढ़ करके, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, या दूसरों के विचारों को या दूसरी की बात को, दूसरी के संदेश को हम पहुंच अपने तक या अपने तक हम जो है उनकी बात को सुन पाते हैं। तो ये है भाषा। ठीक है। अब यहाँ पर आपने मौखिक और लिखित भाषा का रूप जाना कि एक आपके पास भाषा के जो आधार पर, यहाँ पर जो परिभाषा है उसके आधार पर यहाँ भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। लेकिन हमने एक तीसरे रूप के बारे में भी जाना था, सांकेतिक भाषा, जो कि हिंदी व्याकरण में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कई स्थानों पर हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी करते हैं। जैसे आपने चौराहे पर यातायात का जो सिपाही होता है, वो संकेतों के माध्यम से आपको क्या करता है, आपको अपनी बात आप तक पहुंचाता है और आप समझ भी जाते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण, क्योंकि हम सारी बातों को संकेतों के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए जो सांकेतिक भाषा है उसका प्रयोग हिंदी व्याकरण में नहीं किया गया है। तो देखिए, मौखिक भाषा या कथित भाषा, जिसको आप बोल करके या फिर सुन करके क्या करते हैं, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, या दूसरों की बातों को या दूसरों के विचारों को आप ग्रहण करते हैं, ये आपकी मौखिक भाषा होती है। जैसे आप परस्पर बात कर रहे हैं, आप किसी से भाषण दे रहे हैं, आप कविता का पाठ कर रहे हैं, ये सभी जो है आपकी मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाता है। मौखिक भाषा की यहाँ पर कुछ विशेषता आपको बताई थी कि इसको आप सरल रूप से सीख सकते हैं। तो आप जिस परिवार में भी आपने जन्म लिया है, वहां आप मौखिक रूप से सुनते हैं और फिर उसी भाषा को आप बोलना सीख जाते हैं। इसलिए ये क्या होती है, सरल रूप से सीखी जा सकती है। एक छोटा सा बच्चा वो आपको सुनता है और फिर धीरे धीरे वो उसी भाषा को जो है बोलने भी लग जाता है और समझने भी लग जाता है। तो इसको आप सरल रूप से सीख सकते हैं। समय कम लगता है, क्योंकि देखिए आप लिखने में टाइम लगेगा, इसमें समय कम लगता है। साथ में क्योंकि समय कम लगता है तो हम अधिक बातों को कम समय में आप तक पहुंचा सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। साथ में इसके प्रयोग से धन और समय की बचत होती है। जब आप मौखिक भाषा कहते हैं, एक तो समय की बचत होती है, दूसरा यहाँ धन की बचत होती है। आपको लिखने के लिए पेन चाहिए, पेपर चाहिए, तो इसकी बचत हो जाती है। लेकिन यह भाषा का अस्थायी रूप है। अस्थायी क्यों है? आपने बहुत सारी बातें मैंने आपको इस लेक्चर में बता दी, आपको बहुत सारी बातों को आप भूल जाएंगे। ठीक है। और अगर मैं कल आपको कहूं तो आप कहेंगे आपने बताया ही नहीं, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। लेकिन जो आपके पास लिखित भाषा होती है वो प्रमाणिक भाषा है, वो अस्थायी रूप है, उसको आप जो है मिटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसका जो है ये अस्थायी भाषा है आपकी। ठीक है। और स्थायी रूप है। और लिखित भाषा जो रिटन लैंग्वेज है, वो भाषा के जिस रूप से आप अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे तक लिखकर और पढ़कर क्या कर सकते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो आपकी लिखित भाषा होती है। इसकी भी कुछ विशेषता है। लिखित भाषा को आप प्रयत्न पूर्वक सीखते हैं। आप जब लिखित भाषा को सीखना स्टार्ट करते हैं, तब स्कूल जाते समय आपको जो अध्यापक हैं वो सबसे पहले आपको लाइनें इस प्रकार से सीधी लाइन खींचना सिखाएंगे, फिर वो इस प्रकार से टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन, फिर आपको इस प्रकार से कर्व बनाना सिखाएंगे, और धीरे धीरे आप सीखते हैं और इसमें प्रयत्न लगता है, इसमें प्रयास आपको करना पड़ता है। तो ये भाषा जो है प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। स्थायी रूप है, क्योंकि लिखित रूप है तो स्थायी रूप है। भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो ये ज्यादा क्या है, स्थायी है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। तो ये है आपका भाषा के दो रूप। साथ में हमने कल की क्लास में आपको सांकेतिक भाषा बताई थी कि सांकेतिक भाषा क्या होती है, जिसमें आप संकेतों या इशारों के द्वारा अपने भावों या विचारों या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, वो आपकी सांकेतिक भाषा हो जाती है। जैसे आपने देखा चौराहे पर जो यातायात नियंत्रित करता हुआ सिपाही,
जो है वहां पर संकेतों के माध्यम से क्या करता है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। जो बोल नहीं सकते हैं वो जो है आपस में जब वार्तालाप करते हैं वो संकेतों के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और एक दूसरे से वो बात करते हैं। गार्ड जब जो है हरी झंडी दिखाता है तो आपको गाड़ी चलाने का जो है संकेत मिलता है, तो ये सांकेतिक भाषा है। लेकिन हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग नहीं है, क्योंकि सारी बातों को आप सांकेतिक भाषाओं के माध्यम से नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं जिसमें देश की अलग भाषा होती है, हर देश की जो है अपनी भाषा होती है। इसके माध्यम से अपने भाव और विचार दूसरे देश के नागरिकों के सामने व्यक्त करते हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, ये सभी भाषाएं। विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रथम स्थान है और हिंदी का दूसरा है, अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। अब हम यहाँ पर हमने पढ़ा था भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं, इसको हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो देखिए, हमारे संविधान में हमारा भारत देश जो है विविधताओं का देश है। अलग अलग जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ जो है अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, असम में असमी, केरल में मलयालम, तमिल में तमिल, गुजरात में गुजराती, इस प्रकार से अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिनको आप और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित की गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान में यहाँ 22 भाषाएं कौन कौन से हैं, असमी, बंगाली। मैंने आपको कल की क्लास में ये होमवर्क दिया था कि आप इन भाषाओं को याद करेंगे कि हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने ये याद किया होगा। असमी, बंगाली, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बोडो, कन्नड़, मणिपुरी, तमिल, उड़िया, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, तेलुगु, पंजाबी, कोंकणी, डोंगरी, संथाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली और हिंदी। ये सभी आपकी 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त की गई है। मातृभाषा क्या होती है, मदर टंग क्या होती है, जो अपनी माँ के द्वारा यानी आपके परिवार के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। वो हिंदी हो सकती है, वो अंग्रेजी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई क्षेत्रीय लैंग्वेज हो सकती है, कोई प्रादेशिक भाषा हो सकती है। तो जिस भी भाषा में आपका परिवार बोलता है और आप सबसे पहले जिस भाषा को सीखते हैं वही आपकी मातृभाषा है, वही आपकी मदर टंग है। इसके बाद आपकी जो दूसरी भाषा है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो आपके देश, किसी भी देश में देश के लोगों द्वारा, अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब जैसे भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला है, अधिक हिंदी बोली जाने वाली भाषा है, नेशनल लैंग्वेज हो गई। हमारे देश की ये है, किसी अन्य देश की दूसरी होगी। ठीक है। अब यहाँ कुछ प्रादेशिक भाषा, स्टेट लैंग्वेज की यहाँ पर बात की थी हमने, जैसे कश्मीर में कश्मीरी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो इनको भी आपने लिख लिया था और याद भी किया होगा। पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु तमिल, हरियाणा हरियाणवी, उत्तर प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, मणिपुर मणिपुरी, असम असमिया, गोवा और कोंकणी और सन आपकी मराठी। ठीक है। अब यहाँ राजभाषा की हमने बात की थी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। राजभाषा का अर्थ होता है सरकारी भाषा, सरकारी कामकाज में की जाने वाली भाषा का प्रयोग जहाँ पर होता है उसी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को जो है भारत की राजभाषा घोषित की गई है, या फिर इसको हिंदी को जो है भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इसीलिए 14 सितंबर को आप पूरे देश में हिंदी दिवस मनाते। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसीलिए मनाई जाती है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आपकी हिंदी को राजभाषा घोषित की गई है या मान्यता प्राप्त है? वो है 343। तो उसको भी आपने याद रखना है। फिर हमने अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर जाना था, जो आपने यहाँ देखा कि विश्व के जो अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है उसे हम अंतरराष्ट्रीय। और देखिए, अंग्रेजी लगभग सभी देशों में बोली जाती है, अधिकतर देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान अंग्रेजी को मिला गया। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ हम मानक भाषा को तो हम इतना नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि ये देखिए, अब बोली की हम यहाँ बात करेंगे। किसी भी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा आपकी बोली कहलाती है। जैसे आपके अवधी हो गई, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, ब्रजभाषा आदि अनेक बोलियां जो है प्रचलित है। अतएव भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। फिर लिपि क्या है?
जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, जिसको आप भाषा कह रहे हो वो ध्वनियां हैं, ठीक है। और प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निश्चित की गई है, जो हम लिख रहे हैं वो चिन्ह है। ये चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जब लिखित भाषा में किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। किसी भाषा के उच्चारित ध्वनि को लिखने की जो विधि होती है, किस प्रकार से वो भाषा लिखी जा रही है, आपने कुछ ध्वनियों का उच्चारण किया और उन ध्वनियों को आप कैसे लिख रहे हैं, वो विधि, वही लिपि आपकी कहलाती है। आपकी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, और देवनागरी का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। साथ में यहाँ पर कुछ और भाषाएं हैं जिनकी आपने यहाँ लिपि लिखी थी, ठीक है। तो ये आपको जानना आवश्यक है, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, साथ में आपकी मराठी भाषा, इन तीनों की जो लिपि है वो देवनागरी है, और देवनागरी का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। यहाँ तक आपने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर भाषा, लिपि और व्याकरण की बात हुई है। तो देखिए, हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण है क्या चीज, है ना। व्याकरण क्या है और क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप व्याकरण, वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियम का ज्ञान होता है। जब आप बोलते हैं तो आप सीखते हैं अनुकरण के द्वारा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको उसमें कुछ कमियां नजर आती हैं कि आप बोलने में कहीं जो है अशुद्धि कर रहे हैं, आप लिखने में अशुद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बोलने, लिखने और पढ़ने के जो नियम हैं उनका ज्ञान हमें कराता है व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, उसे लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें होता है, वो आपका व्याकरण कहलाता है। यानी कि भाषा तो आप सीखते हैं, देखिए अनुकरण के द्वारा भी आप भाषा को सीखते हैं, लेकिन व्याकरण जो ग्रामर है वो आपको क्या बताता है, वो आपको ये बताता है कि उस भाषा का शुद्ध रूप लिखने का, बोलने का और पढ़ने के क्या नियम हैं। ये सभी बातें हमें व्याकरण से पता चलती हैं, ठीक है। अब हम भाषा तो सीख लेते हैं लेकिन उसके नियम हमें नहीं पता होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, अथवा इसको अक्षर भी कहते हैं। और वर्णों के संयोग से आपके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। शब्दों के संयोग से आपके वाक्य बनते हैं, और इन वाक्यों के संयोग से आपकी भाषा बनती है। यानी कि अब हमें भाषा का शुद्ध रूप बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम जानने हैं। लेकिन हमें इसके लिए, देखिए हम भाषा जब सीखते हैं ना, हिंदी भाषा की हम बात करेंगे, तो इसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। अब हम शुरू करेंगे व्याकरण पढ़ने के लिए सबसे पहले वर्ण से। अक्षर क्या है, जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं। जैसे आप जब फर्स्ट क्लास में जाते हैं या नर्सरी केजी में आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप अ पढ़ते हैं, स्वर भी पढ़ लेते हैं मोटा माटी, ठीक है, और व्यंजनों को भी आप पढ़ लेते हैं। लेकिन अब हम एक एक वर्ण को जानेंगे कि ये वर्ण कहाँ से आया, कितने इसके प्रकार हैं, इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर हिंदी व्याकरण में, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे अंग्रेजी का आपका क्या है, अल्फाबेट्स है, उससे आपके वर्ड्स बनते हैं, फिर आप सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां आपके अल्फाबेट्स है। हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई है वर्ण। यानी कि जब आप किसी भाषा को सीखते हैं सबसे पहले तो आपको वर्ण सिखाया जाएगा, वर्ण क्या है या अक्षर क्या है, आपको अक्षर सिखाया जाएगा। यहाँ अक्षर भी आप लिख सकते हैं, अक्षरों के बारे में आप जानेंगे। आपने जब भी हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया होगा आपको अक्षरों के बारे में ही बताया गया होगा, ठीक है। और अक्षरों के बाद फिर आपको धीरे धीरे 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, फिर 4 अक्षर वाले शब्द, और फिर धीरे धीरे आपको मात्राओं वाले शब्द, और इस प्रकार से आप सीखते हैं शब्दों को बनाना, ठीक है। यानी कि पहले आप अक्षर सीखेंगे, फिर आप शब्द सीखेंगे, शब्द कैसे बनते हैं वो शब्द धीरे धीरे आप सीखेंगे, पहले 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले, और इस प्रकार से फिर आ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ऐसे आप शब्दों को सीखते हैं। शब्दों को सीखने के बाद फिर आपको वाक्य बताए जाते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। और जब आप वाक्य बनाना सीख लेते हैं और बहुत सारे वाक्यों के मेल से फिर आपकी एक भाषा बनती है प्रॉपर।
कि जब आप वाक्य का मतलब क्या है, आप अपनी बात को दूसरे तक, एक बात को, एक वाक्य का मतलब आप अपनी एक बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे वाक्य यानी कि आपने भाषा बना दी, वो तो वाक्यों के मेल से आपकी भाषा बनेगी। ठीक है, जैसे अंग्रेजी की आप बात करेंगे तो वहां सेंटेंसेस जो होंगे उनके मेल से, उनको जब आप कंबाइन करेंगे तो वहां आपकी क्या बनेगी, फिर वो आपकी लैंग्वेज बन जाएगी। तो यहाँ हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। ये आपका वर्ण है या अक्षर है। वर्ण सबसे पहले हम सीखते हैं अक्षर, फिर उससे आप शब्द बनाते हैं, फिर आपके वाक्य बनते हैं और फिर आप भाषा। तो अब हिंदी व्याकरण में क्या कहा है, सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है, उसके संयोग से शब्द बनते हैं और उसके संयोग से वाक्य बनते हैं। और इसी आधार पर हिंदी व्याकरण के भाग, 3 विभाग अथवा 3 अंग माने गए हैं। यानी किसी भी भाषा, अब हिंदी की ही नहीं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए या हिंदी भाषा को सीखने के लिए आप पहले अक्षरों को जानेंगे, फिर आप शब्दों को जानेंगे और फिर आप वाक्यों को जानेंगे और फिर आप भाषा सीख पाएंगे। इसी प्रकार से आप जब अंग्रेजी भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले आप अल्फाबेट्स को सीखेंगे, फिर आप वर्ड्स बनाना सीखेंगे, वर्ड्स के बाद आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे और देन आपके पास वहां पर लैंग्वेज आप सीखेंगे, भाषा को आप सीख पाएंगे, अंग्रेजी भाषा को। तो हम हिंदी की बात कर रहे हैं। तो अब आपने इस व्याकरण में ये जो 3 विभाग हैं इनको जानना है। वर्ण का विचार करेंगे, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे अक्षर क्या है, हालांकि आपको बहुत सारी चीजें पता भी हैं और कुछ नई चीजें भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इनको आपने कितने इनके भेद किए हैं, शब्द विचार क्या है, वाक्य विचार क्या है, ये आप यहाँ पर, और जब आप वर्ण विचार पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ेंगे, वाक्य विचार पढ़ेंगे तो फिर आप भाषा को सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। ठीक है, वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आता है कि आप वर्णों के उच्चारण किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे आप वर्णों का उच्चारण करते हैं, वर्णों का वर्गीकरण कैसे करते हैं और उनके मेल से शब्द बनाने के कौन कौन से नियम हैं आदि का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। ये भी आपको दिया गया है कि शब्द विचार में आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ेंगे आप शब्द विचार में, आप वर्ण विचार में आप क्या पढ़ने वाले हैं। वर्ण विचार में आप वर्णों का वर्गीकरण, उनके मेल से बनने वाले शब्द के जो नियम हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वर्णों का उच्चारण आप किस प्रकार से करते हैं ये सब हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार में। दूसरा, जैसा कि आपका शब्द विचार है तो इसके अंतर्गत शब्दों के भेद होंगे, उसकी उत्पत्ति होगी, रचना आदि का अध्ययन आप करेंगे। वाक्य विचार में आप पढ़ेंगे इसमें वाक्यों के स्वरूप क्या क्या है, वाक्यों के भेद, आप विश्लेषण कैसे करेंगे, रचना कैसे होती है वाक्यों की, इन सभी का आप यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। साथ में हिंदी व्याकरण के साथ आप हिंदी साहित्य भी पढ़ते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, हिंदी साहित्य भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक भाषा के ज्ञाता विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। साहित्य के अध्ययन से क्या मानव जाति का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है, इसके अंतर्गत सभी रचनाएं अनुभव एवं चिंतन पर आधारित होती हैं, अतएव किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, साथ में हम इसको भी जान लेते हैं कि व्याकरण में तो हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में आप क्या क्या पढ़ेंगे और है क्या हिंदी साहित्य, किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। अब साहित्य के भी प्रकार हैं, हिंदी साहित्य में भी आप इसके 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक है गद्य साहित्य और दूसरा है आपका पद्य साहित्य। ठीक है, तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, ये 2 चीजें आप पढ़ेंगे किसमें, हिंदी साहित्य के प्रकार। ठीक है, अब आप हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका आपकी एक है जिसमें हमने एक कविता भी पढ़ ली है। ठीक है, तो वहां पर आपको कुछ चैप्टर मिलेंगे, कुछ कहानियां मिलेंगी, निबंध आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सभी आपके यहाँ पर गद्य साहित्य में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गद्य साहित्य छंद ताल लय एवं तुकबंदी से मुक्त
और विचारपूर्ण एवं, यानी कि ये सब इसमें नहीं होंगे, मुक्त यानी कि छंद ताल लय और तुकबंदी से मुक्त होंगे, तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को हम गद्य कहते हैं। अपनी बात को आप सीधे तौर पर, ठीक है, सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली जो बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है और उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। ये गद्य रूप है। देखिए, गद्य साहित्य में आपकी जो है सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है। आप जिस भाषा में अपनी बात को दूसरे तक कह रहे हैं वहां पर आपका कोई छंद नहीं होगा, कोई ताल नहीं है, कोई लय यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। सामान्य बोलचाल की जो भाषा में आप कोई चीज भी लिख रहे हैं, आप किसी कहानी को लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो सामान्य भाषा बोलचाल की भाषा ही आपकी होगी, तो वो आपकी गद्य कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं तो ये आपकी क्या है, गद्य साहित्य है, ठीक है। तो जब किसी चैप्टर को आप पढ़ेंगे जिसमें आपके निबंध आ जाएंगे, रेखा चित्र आ जाएंगे, आपकी कहानियां आ जाएंगी, ठीक है, तो ये आपकी गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। साथ में यहाँ पर आपके इसमें पद्य साहित्य भी होता है, ठीक है। पद्य जिसको आप पढ़ते हैं और किस प्रकार से लय के साथ आप पढ़ेंगे, तो अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जो भाव काव्य आप काव्य रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपके मन के जो भाव हैं उनको हम क्या करते हैं, काव्य रूप में लिखते हैं, उन्हें पद्य कहते हैं। जैसे कविता हो गई, कोई भी कविता है वो पद्य रूप में उसको आप पढ़ेंगे, लेकिन किस प्रकार से, उसको काव्य रूप में आप पढ़ेंगे, यानी लय से ही उसको पढ़ेंगे। पद आप पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, चौपाइयां पढ़ते हैं, आदि जिस माध्यम से कही जाती हैं उसे हम पद्य साहित्य कहते हैं। जैसे उदाहरण की, जाल परे जलपात जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तरु न छाड़त छो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं जाल परे जल जात बही, इस प्रकार से नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है एक लय आ रही है, जाल परे जल जात बही, फिर हमने थोड़ा सा पॉज दिया, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तरु न छाड़त छो। तो ये है आपके पद्य। तो किसी भी कविता को आप क्या करते हैं, लय से पढ़ते हैं, आप पदों को लय से पढ़ते हैं, दोहों और चौपाइयों को आप लय से पढ़ते हैं, तो ये काव्य रूप में होता है। तो यहाँ हिंदी साहित्य के अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्या क्या, हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य में आपके जो चैप्टर होंगे वो आ जाते हैं, और पद्य में आपके जो कविताएं हैं, दोहे हैं, पद हैं, ठीक है, ये आपके क्या आ जाते हैं, पद्य साहित्य में आ जाते हैं। तो आपकी जो बसंत पाठ्य पुस्तिका है उसी में आपके गद्य और पद्य दोनों ही आपके वहां पर सम्मिलित हैं, और उनको हम कंबाइंड रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हिंदी व्याकरण की हम बात करें तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहला, जैसा कि यहाँ आपको बताया है कि हिंदी व्याकरण के 3 विभाग हैं, जिसमें आपका पहला है आपका वर्ण विचार, दूसरा है आपका शब्द विचार, और तीसरा है आपका क्या, आपका वाक्य विचार, ठीक है। तो आप हिंदी साहित्य भी पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण भी आप पढ़ेंगे, तो 2 चीजें आप पढ़ने वाले हैं यहाँ, ठीक है। हिंदी साहित्य में आप गद्य साहित्य भी पढ़ेंगे और पद्य साहित्य भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब व्याकरण में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो पहला चैप्टर आपका वर्ण विचार है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, ठीक है। इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है, भाषा, लिपि और व्याकरण, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर है ये, ठीक है। और इसके बाद जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा हिंदी व्याकरण में, उसमें आपको वर्ण विचार को पढ़ेंगे, वर्णों के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसको दोहराते हैं जो सभी आपने यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ा है। पहला टॉपिक है यहाँ, पहला यहाँ बिंदुओं के माध्यम से जिन्होंने नहीं लिखा है वो सभी इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, भाषा मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन है। तो पहला टॉपिक लिखिएगा, पहला पॉइंट
कि भाषा क्या है? मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन। साथ में दूसरा देखिए, भाषा के मुख्यतः दो रूप है, मौखिक अथवा कथित भाषा और लिखित भाषा। ठीक है ना? मौखिक और कथित एक ही बात है, और दूसरा है इसका लिखित भाषा। अब इसके बाद तीसरी भाषा की हमने बात की थी, संकेत। तो संकेतों के द्वारा जब हम अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया आपकी सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है। विश्व में अंग्रेजी भाषा का पहला, हिंदी का दूसरा और अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। साथ में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, और भारतीय भाषाओं में हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया गया है। साथ में किसी भाषा के उच्चारित ध्वनि को लिखने की जो विधि होती है उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम का जो ज्ञान कराने वाला शास्त्र आपका हिंदी व्याकरण है, और व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वर्ण विचार, फिर हम शब्द विचार पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम वाक्य विचार। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।